हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीसीसीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट या यूँ कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीजीएमएस में चाहे आप मेटल माइनिंग वाले कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ओवरमैन माइनिंग सरदार सेकंड क्लास मैनेजर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोल हो मेटल हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। तो कमेंट आया था और उस कमेंट में बहुत सारा लाइक आया था कि सर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन को शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करा दीजिए एक बार। तो मैं आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यूं कहें तो पूरा एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में सिंगल वीडियो को देखने से आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, चाहे आप मेटल वाले हो, कोल वाले हो, कोई भी हो, आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की या डीजीएमएस की, आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर आप माइनिंग सरदार की क्लासेस करना चाहते हैं, ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, चाहे आप कोल इंडिया प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीजीएमएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फुल एक्सेस नो लिमिट के साथ, एमसीक्यू पीपीटी नोट्स एक्सेट्रा सब कुछ मिल जाएगा। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6200670155। इसी तरह से अगर आप मेटल माइनिंग के स्टूडेंट हैं और मेटल माइनिंग का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेटल माइनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी जस्ट एक क्लास हुआ अभी तक। माइन फॉरमैन, माइन मेट और ब्लास्टर, ये तीनों का कोर्स उसमें फुल डिटेल में रहेगा। मतलब आप चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मेटल माइनिंग का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो मेटल माइनिंग का फी बहुत कम रखा गया है क्योंकि ये स्टार्टिंग बैच है, इसके लिए बहुत कम फी है। 600 रुपया रखा गया है मात्र फी फुल कोर्स के लिए। फुल कोर्स के लिए सिर्फ 600 रुपया फी रखा गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आने वाले टाइम में ये फी नहीं रहेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट नोट्स, पीपीटी, सब कुछ आपको ए टू जेड पोर्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। टेक्निकल पोर्शन मैं खुद पढ़ाऊंगा, नॉट टेक का मैं वीडियो लेक्चर डाल दूंगा। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, तो 2010 बना, उससे पहले बहुत बार रेगुलेशन का अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला वो पूछा जाता है मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका पूरा कहानी बड़ा ही डिटेल में, बड़ा ही ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले तो एक होता है सेंट्रल सब स्टेशन। अब ये सेंट्रल सब स्टेशन क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे ऐसा है कि मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट है, अब उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होंगे, इसके बाद उसी ब्लॉक में माइंस होंगे, एक माइंस होगा या दूसरा माइंस होगा, अलग अलग बहुत सारे माइंस होंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज होंगे, ऐसे होंगे। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, दोनों में से कहीं भी, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो ब्लॉक लेवल पे एक सब स्टेशन बनाया जाता है जिसमें बिजली स्टोर करके रखा जाता है। आप देखे ही होंगे इसको कहीं ना कहीं। तो ये जो सेंट्रल सब स्टेशन होता है इसमें 132 केवी तक बिजली स्टोर कर सकते हैं आप। 132 केवी। अब 1 केवी बराबर कितना होता है? 1 केवी बराबर होता है 1000 वोल्ट। मतलब केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट। तो एक 1 केवी बराबर होता है 1000 वोल्ट। तो आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं 0003 लगा के। तो 1,32,000 वोल्ट तक आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं एक सेंट्रल सब स्टेशन में। तो सेंट्रल सब स्टेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सेंट्रल सब स्टेशन में सबसे पहले बिजली आ गया, यानी ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजली आ गया। अब यहां से हम माइंस में लेते हैं कनेक्शन। तो माइंस का सबसे पहले एक होता है सब स्टेशन। माइंस का क्या होता है? एक सब स्टेशन होता है। माइंस का जब सब स्टेशन होगा तो माइंस का सब स्टेशन में आप 33 केवी तक स्टोर कर सकते हैं। 33 केवी तक आप स्टोर कर सकते हैं अगर माइंस का सब स्टेशन है तो। अगर ये कोलियरी का सब स्टेशन है, अगर ये कोलियरी का सब स्टेशन है तो इस जगह पे आप कितना स्टोर कर सकते हैं? आप 11 केवी तक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर माइंस में और कोलियरी में क्या अंतर है? माइंस और कोलियरी तो एक ही चीज हो गया। नहीं, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है बेसिकली। माइंस क्या होता है? माइंस एक बड़ा यूनिट होते हैं जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जैसे एक ओपन कास्ट माइंस मान के चलिए, तो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक ओपन कास्ट माइंस है जिसमें अलग अलग बेंचेज है, काम चल रहा है। उसके बाद कहीं बीच में जगह है, ठीक है, कहीं बीच में जगह है, जंगल है, उसके बाद
बगल में फिर एक जगह है जहाँ पे काम चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों प्रोजेक्ट को हम नाम दे देंगे और उसको एक माइंस का नाम हम दे देंगे। लेकिन कोलियरी एक छोटा यूनिट होता है। कोलियरी जल्दी हम लोग जनरली हम लोग जो करते हैं वो पर्टिकुलर एक या दो ही प्रोजेक्ट को उसमें सम्मिलित करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट हम उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। तो कोलियरी एक छोटा लेवल का हो गया। तो कोलियरी का जो सबस्टेशन होता है उसमें 11 केवी तक ही वोल्टेज हम सप्लाई कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, और माइंस में 33 केवी 33 केवी तक का वोल्टेज हम सप्लाई कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सभी के सभी मैक्सिमम वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हमने कोलियरी तक वोल्टेज ले आया, 11 केवी तक हम कोलियरी में वोल्टेज आप ले आए। इसके बाद पूछा जाता है कि माइंस के अंदर चाहे आपका अंडरग्राउंड माइंस हो, चाहे आपका ओपन कास्ट माइंस हो, आप कितना वोल्टेज तक सप्लाई कर सकते हैं, कितना वोल्टेज का तार आप खींच सकते हैं। तो कितना वोल्टेज का तार आप खींच सकते हैं, 11 केवी तक का तार, 11 केवी तक का वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं माइंस के अंदर। ठीक है, अब ये जो 11 केवी सप्लाई होगा, अगर ये अंडरग्राउंड माइंस में जा रहा है तो ध्यान रहे ये हमेशा या तो डाउन कास्ट शाफ्ट से, अगर ये शाफ्ट से जा रहा है तो डाउन कास्ट शाफ्ट। डाउन कास्ट शाफ्ट का मतलब होता है जिसमें से इनटेक एयर यानी कि शुद्ध हवा जाती है उसी जगह से। तो आप कहेंगे कि शुद्ध हवा में तो केज भी जा रहा है, उसमें तो दिक्कत हो जाएगा, झटका लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो, नहीं। शुद्ध हवा में हम लोग इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर स्पार्क हो तो शुद्ध हवा में गैसेस नहीं होती, जिसके कारण विस्फोट नहीं होगा। तो अंडरग्राउंड माइंस में डाउन कास्ट शाफ्ट में या इनटेक रास्ता से हम लोग इसको लेके जाते हैं, इनटेक रास्ता से हम लोग 11 केवी तक का तार को खींचते हैं। और जब भी 11 केवी तार हम अंडरग्राउंड माइंस में खींचेंगे तो हम किस में खींचेंगे, आर्मर्ड केबल में खींचेंगे। आर्मर्ड केबल बेसिकली क्या होता है, 5 से 6 लेयर का एक तार होता है जिसके अंदर में कोर होता है। मतलब कि ऐसा समझिएगा कि एक ठो तार है, इसके ऊपर में 5 से 6 हम कवर चढ़ा दिए, 5 से 6 हम कवर चढ़ा दिए, आर्मर्ड केबल होता है। तो इसमें कटने छटने का डर और स्पार्क का डर एकदम खत्म हो जाता है। लंबा इसका ड्यूरेबिलिटी होता है, हालांकि इसको बीच बीच में चेक किया जाता है। तो ये 11 केवी तक का आप माइंस के अंदर में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखिएगा यूजेबल वोल्टेज अक्सर पूछता है कि माइंस के अंदर में आप कितना वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। तो माइंस के अंदर में आप 6.6 केवी तक का वोल्टेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेबल वोल्टेज माइंस में कितना होता है, 6.6 केवी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus, हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus, ये apparatus में आप कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus में मैक्सिमम 125 वोल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जनरली हम लोग ड्रिल मशीन में करते हैं। अब ये क्या चीज़ है समझाते हैं आपको, समझिएगा। एक होता है ट्रांसपोर्टेबल, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है पोर्टेबल। ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा। फिक्स्ड का मतलब होता है कि इसको एक जगह में फिक्स कर दिए, उसको एक जगह से दूसरे जगह में नहीं ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेबल का मतलब होता है, जैसे फिक्स्ड का मतलब जैसे सब स्टेशन है, सब स्टेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत दिक्कत हो जाता है। ट्रांसपोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको हम ट्रांसपोर्ट करके, यानी कि किरण गाड़ी से या कोई गाड़ी से कोई चीज़ से उठा के हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जैसे गेट इन बॉक्स, जैसे गेट इन बॉक्स है, इसको हम बार बार शिफ्टिंग करते हैं, बट इसके लिए हमको गाड़ी का आवश्यकता पड़ता है, कुछ अलग मशीनरीज का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, और पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एलएसडी हो गया, एलएसडी में हम बैठ के उसको चला सकते हैं, एसडीएल हो गया, उसको बैठ के हम चला सकते हैं। और एक होता है हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus, हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus, ये क्या चीज होता है, ये होता है कि जिसको हम हाथ से पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। हाथ से पकड़ के मतलब जैसे कि ड्रिल मशीन हो गया, जैसे आपका मिथेनोमीटर हो गया, मिथेनोमीटर भी हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus का एक टाइप है। मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया, एमजीडी हो गया, ये सभी के सभी हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus के टाइप है। तो 125 वोल्टेज तक मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus में, याद रहेगा आपको, ध्यान रहेगा। इसके बाद पूछा जाता है लाइटिंग, लाइटिंग से रिलेटेड सवाल बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाएगा अंडरग्राउंड माइंस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप लाइटिंग के लिए, ओपन कास्ट माइंस में कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप लाइटिंग के लिए। तो अंडरग्राउंड में 125 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम, और ओपन कास्ट में 250 वोल्ट कर सकते हैं इस्तेमाल मैक्सिमम। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं। कुछ किताबों में यहाँ पे 110 वोल्ट जो पढ़े होंगे उसको काट दीजिएगा, पुराना डाटा है, CEAR में अपडेट किया गया है बाद में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टेबल हैंड लैंप, पोर्टेबल हैंड लैंप, पोर्टेबल हैंड लैंप कितना वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोर्टेबल हैंड लैंप 30 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये जनरली अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए, पहले के जमाने में इस्तेमाल होता था, अभी थोड़ा कम हो गया पोर्टेबल हैंड लैंप। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रिमोट कंट्रोल,
रिमोट कंट्रोल एंड इंटरलॉकिंग सर्किट ये कितना वोल्ट पे चलता है? रिमोट कंट्रोल एंड इंटरलॉकिंग सर्किट जो होता है वो 30 वोल्ट मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जनरली एलएसडी बोल रहा हूँ, जैसे लॉन्गवाल मशीनरी है उसका जो रिमोट होता है उसका इंटरलॉकिंग सर्किट 30 वोल्ट पे मैक्सिमम ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, इसी तरह से आपका एक पूछेगा पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल वोल्टेज, चलो इसको समझाते हैं। पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल वोल्टेज, ये वाला सवाल आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। देखिए ऐसा है कि 650 वोल्ट आप अंडरग्राउंड माइंस में जनरली इस्तेमाल करते हैं, जो कि पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल वोल्टेज होता है। जैसे एलएसडी वगैरह अगर आप चला रहे हैं, एसडीएल वगैरह चला रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 550 वोल्ट वाला है। देखो अगर हाई पावर वाला है ना, तो मैक्सिमम आप 650 वोल्ट तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 650 वोल्ट तक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 550 वोल्ट पे वो चल रहा है, ये उसका मॉडर्न है, ये एक तरह से कहा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर किया है कि वो 550 वोल्ट पे चले। लेकिन नियम क्या है, आप 650 वोल्ट तक मैक्सिमम पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल टाइप का एपरेटस को चला सकते हैं, जैसे एसडीएल एलएसडी वगैरह हो गया वो सब, ठीक है। इसके बाद जो एक सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, सिग्नलिंग कितना वोल्ट पे ऑपरेट करता है? तो 30 वोल्ट से कम, यानी कि 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 वोल्ट मैक्सिमम आप सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अर्थिंग का क्या प्रोविजन, अर्थिंग के लिए आप कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो अर्थिंग में जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, 30 वोल्ट से ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, 30 वोल्ट से प्लस। अर्थिंग में हम 30 वोल्ट से कम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? अगर 30 वोल्ट से कम हम इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर सही से उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना, तो सही से अर्थिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग 30 वोल्ट से ज्यादा ऑपरेट करते हैं, 30 वोल्ट से ज्यादा पे अर्थिंग का प्रोविजन, ठीक है। इसके बाद इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, जितने भी इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस होते हैं वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिमाग लगाना है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो पहले ए आ गया, ठीक है, तो ए वाला में आपको कम वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला में क्या लिखना है? कम वाला लिखना है, मतलब 15। इसके बाद डी वाला में क्या लिखना है? डी वाला में ज्यादा वाला लिखना है, यानी कि 24। अब इसमें वोल्ट वोल्ट लगा दो। अब इसमें जो ए लिखे हैं तो ये हो गया एसी, डी लिखे हैं ये हो गया डीसी। तो इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटर्स दोनों तरह के होते हैं, एसी वाला और डीसी वाला। अगर आप एसी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 15 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप डीसी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 24 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक क्या था? ए पहले आ रहा है इसीलिए डाटा छोटा है, मतलब 15 है, डी बाद में आ रहा है इसलिए डाटा बड़ा है, 24 है, ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ओके। चलिए एक तो हो गया ये वाला, ओके। इसके बाद अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक काम करते हैं ना, ऐड कर देते हैं, रुक जाओ जाओ, सारा कुछ तो हम इसमें ऐड कर ही दिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है लो वोल्टेज, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। लो वोल्टेज होता है जब 250 वोल्ट तक का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम लो वोल्टेज बोलते हैं। फिर आपका आता है मीडियम वोल्टेज, मीडियम हम लोग किसको बोलते हैं? जो 250 से लेकर के 650 वोल्ट के बीच में आता है उसको हम लोग मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। फिर एक आता है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्या होता है? 650 से लेकर के 33 के बी यानी 33,000 वोल्ट तक जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद एक होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है? जो हम 33,000 से ऊपर का इस्तेमाल करें, 33,000 वोल्ट से ऊपर का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग हाई वोल्टेज बोलते हैं। अब नियम क्या है समझिएगा, 250 वोल्ट से ज़्यादा जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, 250 वोल्ट से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे डेंजर साइन लगाना जरूरी होता है। डेंजर साइन कैसा होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल समझिए कि आप ही का दोस्त का जैसा दिखता है डेंजर साइन, ठीक है। बिल्कुल ऐसा दिखता है डेंजर साइन, आप देखे ही होंगे। जब कभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो उस जगह पे ऐसा लिखा रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है डेंजर, खतरा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके मित्र की तरह दिखता है ना। चलिए, तो डेंजर साइन ऐसा रहता है, मतलब 250 वोल्ट से ज़्यादा पे जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको डेंजर साइन लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो पूछा जा रहा है हमेशा से वही पूछाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंदर भी घुस सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। चलिए अब हमको सोचने दीजिए क्या है। तो सबसे पहले तो वोल्टेज वाला था, मैक्सिमम वोल्टेज कितना कितना पे कौन कौन सा ऑपरेट करता है। एक आध मशीनरीज वगैरह के बारे में भी पूछता है, ठीक है, कि बताइए ये वोल्ट कितना वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो लॉन्ग वाल मशीनरीज भी पूछ सकता है, लॉन्ग वाल, ठीक है, लॉन्ग वाल वाला पूछ सकता है, या कंटिन्यूस माइनर पूछ सकता है। तो ये 1.1 केवी तक ऑपरेट करता है, ठीक है,
1.1 kV तक। अंडरग्राउंड माइंस में जनरली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ओपन कास्ट माइंस में आप चले जाएंगे ना तो 3.3 kV वाला या 6.6 kV वाला, जनरली ड्रैग लाइन हो गया या सॉबल हो गया, ये सब का इस्तेमाल इसमें होता है। ओके, चलिए, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आपको एकदम ध्यान रखना है ना। इसके बाद आपका केबल आता है, ठीक है। एक होता है जब भी हम कोई भी जैसे कोल कटिंग मशीन चला रहे हैं या एसडीएल चला रहे हैं या एलएसडी चला रहे हैं, है ना, तो ये सब, या ड्रिल चला रहे हैं आप, तो ये सब में जो केबल इस्तेमाल होता है ना, इस केबल को हम बोलते हैं, इसमें 5 कोर वाला केबल होता है, 5 कोर वाला, ठीक है। 5 कोर वाला केबल होता है, मतलब एक वो केबल रहेगा, उसके अंदर में पतला पतला 5 तो तार रहेगा। अब पांचों तार का एक अलग अलग यूज है। जैसे 3 जो तार रहेगा ना, 3 तार रहता है आपका पावर केबल, 3 तार रहता है आपका पावर केबल या पावर कोर बोलते हैं उसको, 3 को बोलते हैं पावर कोर। यानी जब आप सीसीएम चला रहे हैं, एसडीएल चला रहे हैं, एलएसडी चला रहे हैं, ड्रिल चला रहे हैं, तो 5 कोर वाला तार का आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 3 रहता है आपका पावर कोर, एक रहता है आपका अर्थ कोर, यानी अर्थिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक का, और एक होता है आपका पायलट कोर। पायलट कोर बोलते हैं एक को। अब ये पायलट कोर क्या होता है, जब मान के चले ड्रिल मशीन आप चला रहे हैं, चलाते चलाते अचानक से लाइन कट गया, तो कट गया तो ये बंद हो गया। अब अचानक से लाइन आ जाएगा तो ड्रिल मशीन दबा रहा है तो अचानक से चल जाएगा, गलती हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पायलट सर्किट लगा रहता है जो आपको इंडिकेशन देता है, लाइन आ जाएगा तो आपको इंडिकेशन देगा, बल्कि वो चलेगा नहीं, बस इंडिकेशन देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई लाइन आ चुका है, आप सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जनरली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जनरली पूछता है ना। चलिए, इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है आपका कि सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सर्किट ब्रेकर जनरली कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ओसीबी, एक होते हैं एमओसीबी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक होता है एसीबी, ठीक है, एक होता है वीसीबी, और एक होता है SF6। अब समझिएगा, ओसीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसीबी को हम लोग जनरली बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसको क्या बोलते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का काम होता है, जैसे लाइन आया, लाइन कटा, ठीक है। अभी लाइन आया, मान के चलिए कि जैसे एक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे एमसीबी है, ठीक है, एमसीबी है ना। तो एमसीबी में क्या होता है, आपका जैसे लाइन आ गया और किसी दूसरे रूम में, आपका घर है, घर में एक कमरा है, उस कमरा में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली घर का कनेक्शन कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एमसीबी लगा है। यानी एमसीबी क्या है, वो मिनिमम सर्किट ब्रेकर, वो सर्किट ब्रेकर है, यानी सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कट जाता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई टूट जाता है। जब ऐसे कोई मशीन में कोई डिफॉल्ट आता है, कोई खराबी आता है, शॉर्ट सर्किट आता है, करंट आता है, कुछ ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में तुरंत उस मशीन से बिजली कट जाता है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे उपकरण को सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये जनरली अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वो सब हैं आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओसी भी बोलते हैं। एक आता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको एमओसीबी बोलते हैं। एक आता है एसीबी, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर, और एक आता है वीसीबी, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक आता है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और जो SF6 है, वो एक मॉडल है जो कि आधुनिक है, बहुत मॉडर्न है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले तो फुल फॉर्म क्या है वो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर है सब में, ओके। खाली आगे का याद रखना है। ओ मतलब ऑयल, एम मतलब मिनिमम ऑयल, एमओ मतलब मिनिमम ऑयल, ठीक है। ए का मतलब एयर, भी का मतलब वैक्यूम, और SF6 क्या है, एक मॉडल है, बेसिकली सल्फाइड और फ्लोराइड ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो ये एक मॉडल है SF6, ओके। अभी जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसको हम लोग नॉट यूज्ड इन माइंस, नॉट यूज्ड इन माइंस, माइंस में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम, जिसको माइंस में इस्तेमाल नहीं करते, इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है, इसको हम माइंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। एसीबी जो है, उसको भी हम लोग माइंस में इस्तेमाल करते हैं, और एसीबी जो है बहुत फेमस है। एसीबी जो है वो क्या है, वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत फेमस, ठीक है।
VCB क्या है, VCB को भी हम लोग माइंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पावर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तब हमको VCB का ज़रूरत पड़ता है। और जो SF6 है, ये एक मॉडल है पर्टिकुलरली जो सॉवेल वगैरह होते हैं ना, जैसे 3.3 केवी से लेकर के 33 केवी तक जो मशीनरी चलती है, ये सब जनरली ओपन कास्ट में चलती है। जैसे आपका सॉवेल वगैरह हो गया, है ना, जैसे ड्रैगलाइन वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन इसी से बनाएगा भाई साहब, क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा, थोड़ा घुमाना चाहेगा, किस्मत खराब रहा तो बेसिक चीज छोड़ के थोड़ा सा यहाँ तक घुस सकता है। तो ये सब चीज को भी आपको देखना, याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर माइंस में आप कितना वोल्टेज से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपको अर्थिंग करके रखना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा अर्थ टर्मिनल देना जरूरी होता है। अगर 250 वोल्ट से ज़्यादा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अर्थिंग का टर्मिनल देना जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बेसिकली रखना है। ठीक है, चलिए, बाकी लोड शेडिंग वगैरह तो है, लेकिन उतना डिटेल में अब मैं क्लासेस में करवाता हूँ, बट अभी पूरा उतना डिटेल में जाना सही नहीं रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी कुछ कुछ और बातें हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी पूछता क्या है, एक और चीज़, क्लियरेंस ऑफ OH, ये पूछता है क्लियरेंस ऑफ OH। OH का मतलब होता है ओवरहेड लाइंस, OH लाइंस के बारे में पूछता है। तो ओवरहेड लाइंस जनरली हम लोग किसको मानते हैं, तो जब 650 वोल्ट से ज़्यादा का बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी काम के लिए, अब उस बिजली को इस्तेमाल करने के लिए हमको तार तो खींचना पड़ेगा। अब जब हमारे मुंडी के ऊपर से तार जाएगा, मतलब हम खड़े हैं हमारे सिर के थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर, 10 मीटर 5 मीटर कुछ दूरी पे हम लोग जैसा रास्ता पे चलते नहीं देखते हैं कि घर मोहल्ला के आसपास में अपना ऊपर में 11,000 वोल्ट का तार है, उस तार से घर घर में कनेक्शन गया, तो ये सब क्या है, ये सब ओवरहेड लाइंस है। अब माइंस में भी ऐसा ओवरहेड लाइंस का जरूरत पड़ता है। तो अगर ओवरहेड लाइंस हम बिछाते हैं, तो उस केस में क्लियरेंस कितना होना चाहिए, अलग अलग जगह से अलग अलग कंडीशन है, उसमें क्लियरेंस कितना होना चाहिए, वो चीज सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि जैसे अगर मान के चलिए, मैं एक काम करता हूँ, माइनिंग वाला बताता हूँ। ठीक है, 650 वोल्ट से ज़्यादा अगर रहता है, तो उस केस में हम लोग 2.5 मीटर कनेक्शन क्लियरेंस रखते हैं अपना जो छत है, घर का छत से। ठीक है, और इसके बाद अगर 33 kV तक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 650 से लेकर के 33 kV तक, तो हमारा 3.7 मीटर होता है घर के छत से। और अगर 33 kV से ज़्यादा का तार है, तो उस केस में आपका 3.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर पर केवी हम उसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक डाटा है जो शायद आप कभी पढ़े हो ना पढ़े हो, आइडिया नहीं मुझे, लेकिन ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, अभी दिक्कत वो नहीं है, पूछा क्या जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो क्लियरेंस को थोड़ा समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट। तो ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्लियरेंस को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ये क्लियरेंस जो मैंने बताया, क्लियरेंस ऑफ OH लाइन, तो ये आपके घर के लिए बताया। ठीक है, कि जो छत होता है, आपके घर के जो छत होते हैं, उससे अगर 650 वोल्ट से ज़्यादा है, तो 2.5 मीटर कम से कम गैप होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। 650 से 33 kV तक का अगर तार पार हुआ है, तो 3.7 मीटर होना चाहिए। लेकिन नियम इसमें यह है कि 3.7 मीटर के बाद, जैसे अगर इससे बढ़ता है, अगर 33 kV से बढ़ता है, तो हर केवी पे हमको 0.3 मीटर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा नियम है। ओके, अब ये तो हो गया आपका घर के लिए, डोमेस्टिक के लिए। अब इंडस्ट्रियल के लिए क्या है, माइनिंग सेक्टर में क्या इंडस्ट्री के लिए नियम बना हुआ है, तो माइनिंग इंडस्ट्री में कुछ नियम ऐसे बने हैं जो आपको रट लेना है तोता जैसा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जैसे क्या है, एक डंपर है। ठीक है, मैं डंपर का फोटो क्यों बना रहा हूँ, गूगल में तो मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। मान के चलिए कि कोई डंपर है। ठीक है, जैसे ये डंपर आप देख रहे हैं। ओके, अब इस डंपर पे जो ऊपर वाला डाला है, डाला का मतलब क्या हो गया, डाला का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे भाई, सोचता हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ तो देर हो जाता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये डाला हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो डाला है इस डाले से कम 3 मीटर, कितना मीटर, कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ओवरहेड लाइन आप खींच रहे हैं, मतलब अगर तार खींच रहे हैं, तो जो डंपर सबसे बड़ा चल रहा है, सबसे ऊंचा डंपर चल रहा है, उस डंपर के डाले से 3 मीटर होना चाहिए। और अगर डंपर उम्पर उस जगह पर नहीं चल रहा है, तब भी हम क्या करते हैं, तब हम जमीन से नापते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम जमीन से नापते हैं और ये देखते हैं कि जमीन से जो तार खींचा हुआ है उसका क्लियरेंस 12 मीटर होना चाहिए। ये सब चीज लिख लीजिएगा, मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। तो जमीन से क्लियरेंस होता है 12 मीटर और डंपर का डाला से होता है क्लियरेंस कितना, 3 मीटर। डंपर का डाला से हो जाएगा आपका 3 मीटर। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, एक तार गया है नीचे से और एक तार गया है जस्ट उसके ऊपर से, तो अब ये दोनों तार के बीच में भी क्लियरेंस रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण स्पार्किंग हो सकता है और आग लग सकता है। तो ये दोनों को हमको डिस्टेंस में रखना पड़ता है। बोला गया है जब ओवरहेड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो 2.4 मीटर का डिस्टेंस कम से कम रखना पड़ता है दोनों तार के बीच में, ठीक है। तो ये जो डाटा है क्लियरेंस वाला, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है पब्लिक रोडवे, है ना। तो यहाँ पे कैडेस्टल गार्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। जैसे जब कभी भी आप पब्लिक रोडवे में तार देखते होंगे ना, तो आप कुछ इस टाइप के रॉड देखे होंगे, इस टाइप के सपोर्ट देखे होंगे। इस सपोर्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैडेस्टल, इसको क्या कहा जाता है, कैडेस्टल गार्ड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का सपोर्ट देखे होंगे जो तार को सपोर्ट करता है, इसको क्या कहा जाता है, कैडेस्टल गार्ड कहा जाता है। कैडेस्टल गार्ड कहा जाता है, ठीक है। ये सब जितने देख रहे हैं लंबे लंबे तार टाइप के, इसको बोलते हैं कैडेस्टल गार्ड, ओके। तो बोला गया है, अरे मिट गया क्या पहले वाला, हाँ। तो बोला क्या गया है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लिख देता हूँ यार, छोड़ो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले तो डंपर वाला, ठीक है, डंपर के डाला से, ठीक है, डंपर का डाला ऐसा लिख सकते हैं आप याद करने के लिए। डंपर का डाला से 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका जमीन से नाप रहे हैं, अगर जमीन से क्लियरेंस देख रहे हैं, तो कम से कम आपका 12 मीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, ओ एच लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को, है ना, क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में कितना होना चाहिए, क्रॉस कर रहा है तो 2.4 मीटर होना चाहिए दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना होना चाहिए, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट क्या था, एक और पॉइंट था पब्लिक रोडवे अगर है, अगर पब्लिक रोडवे के ऊपर से अगर माइंस का कोई तार गया है और वो OH है, OH का मतलब ओवर हेड लाइन से, है ना, तो उस केस में उसका कितना होना चाहिए क्लियरेंस, ठीक है। तो उस केस में उसका जो क्लियरेंस होगा वो 6.1 मीटर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखिए ऐसा है कि मान के चलिए कि ये एक पल खूटा है और ये दूसरा पल खूटा है, पल खूटा मतलब पोल है, ठीक है। अब ये दोनों पोल के बीच में कोई तार गया है, ठीक है। अब ये तार का एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। अब ये तार में कितना वजन तक हम दे दे कि ये तार झुक तो जाए लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होगा। तो ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है सर, ये किस पर डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले अगर ये 250 वोल्टेज से कम पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, या 15 मीटर से छोटा है, 15 मीटर से छोटा है, तो उस केस में अगर इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, उस केस में इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर कम रहे तो चल जाएगा, मतलब 150 किलो तक का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहे तो चल जाएगा। 150 से कम नहीं होना चाहिए, 150 से कम नहीं, नॉट लेस देन 150 kg, है ना। मतलब कि ये हुआ कि अगर 15 मीटर का तार आप खींच रहे हैं, 15 मीटर का तार खींच रहे हैं या 250 वोल्ट से कम का तार खींच रहे हैं, तो उस केस में इसमें 150 किलो तक का वजन डालें और ये टूटे नहीं, उतना स्ट्रेंथ अगर तार का हो तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 250 वोल्ट से ज्यादा का ऑपरेट कर रहे हैं या फिर 15 मीटर से ज्यादा लंबा तार है, तो उस केस में आपका जब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा वो 350 किलो से कम नहीं होना चाहिए। कहां से कहां का, एक पोल से लेकर के दूसरे पोल तक का बीच का जो तार होगा, जो कनेक्शन आप करेंगे, उस कनेक्शन वाले तार में हम जब
300 किलो भी डाले ना तो कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं। 310 किलो भी डाले तो नहीं टूटेगा। 320 किलो भी डाले तो नहीं टूटेगा। 350 किलो तक डाले तब भले टूट जाए, 350 किलो में टूट जाए या उसके ऊपर में टूट जाए, उससे कम में तो नहीं टूटेगा। इस टाइप का मजबूती उस तार का होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 250 वोल्ट से कम रहेगा, ये डाटा ध्यान रखना है। 15 मीटर से छोटा रहेगा तो 150 किलो होगा, है ना। अगर 250 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 350 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब डाटा को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओवरहेड ओएच लाइन वाला, और उसके साथ में आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। इसके बाद एक होता है कैडेस्टल गार्ड, क्रेडल गार्ड, जिसके बारे में मैंने बताया ना, क्रेडल गार्ड, जो मैंने अभी फोटो में दिखाया, क्रेडल गार्ड बोलते हैं इसका। तो क्रेडल गार्ड का भी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, क्रेडल गार्ड का भी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, साढ़े बोल रहा हूँ, 635 किलो से कम नहीं, 635 किलो से कम नहीं होना चाहिए आपका क्रेडल गार्ड का, ठीक है। क्रेडल गार्ड मजबूत होना चाहिए, तभी तो तार को पकड़ के रखेगा। रेलवे वाला तार इतना ज़्यादा वोल्टेज पे चलता है, वो सब जगह पे अगर आप कम वोल्टेज बेसिकली कम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो आपका कैप लैंप है वो कितना वोल्ट पे, कितना एम्पियर पे ऑपरेट होता है। तो 4 एम्पियर पे ऑपरेट, वोल्टेज तो आपको मैंने बता ही दिया है, 4 एम्पियर पे ऑपरेट होता है कैप लैंप। 4 एम्पियर क्या होता है, 4 एम्पियर इसका करंट होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ पिट का साइज क्या होता है। तो अर्थ पिट का जो साइज होता है वो 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर होता है। अब ये जो अर्थ पिट है, ये माइनिंग इंडस्ट्री में हम लोग 2.7 रखते हैं, बाकी जगह पे तो छोटा रखते हैं। तो अर्थ पिट का हम आपको फोटो दिखा देते हैं, जनरली अर्थिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। चलिए, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको, है ना। कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। या इस टाइप का छोटा सा टंकी जैसा रहता है, इसके अंदर में हम लोग मिट्टी नमक मिला के इसमें कॉपर का तार गाड़ते हैं, रॉड गाड़ते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं तार को, ताकि अर्थिंग हो सके। इसको हम लोग अर्थ पिट बोलते हैं। माइनिंग सेक्टर में जो बड़े ट्रांसफार्मर सब स्टेशन को कनेक्ट किया जाता है, उसका साइज 2.7 इंटू 2.7 मीटर रहता है, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। इसके बाद गेट इन बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता बता देते हैं। गेट इन बॉक्स क्या होता है, गेट इन बॉक्स में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो में करंट करता है। जैसे 11 केवी का तार है, हम एलएचडी में ले रहे हैं, एलएचडी में तो हम 550 वोल्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जब एलएचडी में या एसडीएल में जब तार खींच रहे हैं, 550 वोल्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में 11 केवी को 550 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कौन करेगा, बीच में गेट इन बॉक्स। गेट इन बॉक्स का काम होता है करंट जितना हमको जरूरत है उतना में कन्वर्ट करना। अब हम ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं 125 वोल्ट पे, तो उसको भी करंट को कम करने का काम कौन करेगा, गेट इन बॉक्स करेगा। एलएचडी और एसडीएल 550 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अगर आपका ऑप्शन में 550 वोल्ट दिया रहेगा तो आपको यही टिक मारना है, और नहीं दिया रहे तो आपको 650 वोल्ट का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो 650 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं कानून, लेकिन ज्यादातर किताब में आप 550 ही देखेंगे, 650 तो आपको ऑप्शन में भी नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पे गलती नहीं करना है, ठीक है। और हमको ये कमेंट करके नहीं बताना कि सर आप गलत बताएं, 650 नहीं 550 होगा। तो बाबू थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे तो तुम भी ऐसा गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो गेट इन बॉक्स हो गया आपका क्लियर। चलिए, इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, आइसोलेटर एक होता है, आइसोलेटर, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजों में मैं समझा देता हूँ। आइसोलेटर, अब आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट मतलब माइंस के अंदर का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इसका एक पर्टिकुलरली आइसोलेटर लगा होता है। अगर हमको कभी भी बिजली बंद करना वहां का, तो आइसोलेटर को नीचे कर देंगे तो बिजली बंद हो जाएगा, ठीक है। बिजली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद पायलट सर्किट में कितना वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं, पायलट सर्किट कितना वोल्ट पे ऑपरेट होता है। पायलट सर्किट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि 5 कोर में एक कोर आपका पायलट कोर होता है। जब एलएचडी एसडीएल ड्रिल मशीन वगैरह चला रहे तो तार में, तो वो पायलट कोर क्या करता है, लाइन कटने के बाद जब अचानक से लाइन आता है तो वो इंडिकेशन देता है। तो इंडिकेशन देने के लिए उसको करंट तो चाहिए भाई, उसको वोल्टेज तो चाहिए। तो 7 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट में ये पायलट सर्किट ऑपरेट होता है। पूरा पायलट सर्किट जो है वो इतना में ऑपरेट होता है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक तो पूछा जाता है इंसुलेशन रेसिस्टेंट। ये सब चीज को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रट लो फिर। बीसीसीएल का एग्जाम माथा में चढ़ के नाच रहा है, ठीक है।
ये सब मैं क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाऊँ, 2-2 वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ 1-1 घंटा का, तो कोई क्वेश्चन छूट ना जाए उसके लिए मैं कर रहा हूँ। आइसोलेशन रेसिस्टेंस अगर 650 वोल्ट से कम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले कम वाला समझो, 650 वोल्ट से कम का अगर आप कोई केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में आइसोलेशन रेसिस्टेंस आप कितना रख सकते हैं, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है 1 एम जी ऐसे, ठीक है। तो 1 मेगा ओम आपका ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक करना है। तो 1 मेगा ओम आपका 650 वोल्ट से कम का अगर तार है तो उस केस में आप रख सकते हैं। बट अगर 650 वोल्ट से ज़्यादा का करंट अगर किसी तार में बह रहा है और उसमें अगर हम पूछेंगे कि आइसोलेशन रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 5 मेगा ओम हो जाता है, उसमें कितना हो जाएगा, 5 मेगा ओम, ठीक है ना। मेगा ओम को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 आपका मिनट प्रेशर देने के लिए, ठीक है, छोड़ो उतना डिटेल में नहीं जाओ। आइसोलेशन रेसिस्टेंस ये होता है, समझ लो, तो ऐसा रट लो, ठीक है। आई होप ये आपके काम का होगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको बता ही दिया, एच डी एल एल एच डी वाला भी, कंटिन्यूस माइनर वाला बता दिया, लॉन्ग वाला बता दिया। ड्रैग लाइन के बारे में, ड्रैग लाइन मेरे दिमाग से रह गया। ड्रैग लाइन मैक्सिमम 6.6 के बी 6.6 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है, इसका प्रोविजन है। 6.6 वोल्ट पे ड्रैग लाइन मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अर्थक्वेक का रेसिस्टेंस पूछा जाता है कि बताओ अर्थक्वेक का रेसिस्टेंस कितना होगा, अर्थक्वेक का रेसिस्टेंस पूछा जाता है। कभी कभार ये सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में पूछा गया, तो जो क्वेश्चन डीजीएमएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में करता है, तो वो सब क्वेश्चन उठा उठा के कोल इंडिया डालता है। आप पहले चेक कीजिएगा, आपको समझ में आए। 0 ओम से जनरली 0 ओम रहता है हमारा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 1 ओम जा सकता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 ओम जा सकता है। तो 0 से 1 ओम इसको याद कर लेंगे तो सबसे सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अर्थक्वेक को हम लोग कितना दिन में चेक करते हैं, तो अर्थक्वेक को हम लोग 6 महीना में क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, अर्थक्वेक का टेस्टिंग करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, ओके। हाँ, ट्रेलिंग केबल वाला एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रेलिंग केबल क्या होता है, देखो ऐसा है कि जब फेस में गेट इन बॉक्स है ना, गेट इन बॉक्स है, अब यहाँ से हमको कनेक्शन करना है। पहले तो मोटा वाला तार हम लेके आए हैं, मोटा वाला तार मतलब आर्मर्ड तार जो था, आर्मर्ड केबल, उसको तो हम लेके आए हैं फेस तक, ठीक है। उसके बाद गेट इन बॉक्स से कनेक्ट किए। अब जहाँ पे हमको काम करना है वहाँ पे हमको एक फ्लेक्सिबल केबल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फ्लेक्सिबल केबल। और इसी फ्लेक्सिबल केबल को हम क्या बोलते हैं, आर्मर्ड केबल, सॉरी आर्मर्ड बोल रहा हूँ, ट्रेलिंग केबल बोलते हैं, ट्रेलिंग केबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, इसको इधर मोड़ दो, उधर मोड़ दो, इधर घुमा दो, उधर घुमा दो, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल केबल का अलग अलग जगह पे लेंथ पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ कितना होना चाहिए, देखिए पहले तो आपको पूछेगा इन जनरल, जनरली पूछेगा अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेलिंग केबल का लेंथ कितना होना चाहिए, तो 100 मीटर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेलिंग केबल का लेंथ हम 100 मीटर रख सकते हैं अंडरग्राउंड माइंस में इन जनरल। लेकिन अगर पूछेगा कि लॉन्ग वॉल मशीन चला रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कि आप एलएसडी चला रहे हैं, या पूछ देगा आपको आप कंटिन्यूस माइनर चला रहे हैं, या पूछ देगा आपको आप शटल कार चला रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, या तो कंटिन्यूस माइनर शटल कार, एलएसडी मशीन, एसडीएल पूछे, ठीक है। तो ये सब अगर पूछेगा, एसडीएल पूछ देगा, तो ये सब केस में आपको 250 मीटर बोलना है, 250 मीटर, 250 मीटर से ज़्यादा आप ट्रेलिंग केबल का लेंथ नहीं रख सकते हैं। अगर ओपन कास्ट में पूछेगा इन जनरल, अगर ओपन कास्ट में इन जनरल पूछेगा या ओपन कास्ट में एचईएमएम के लिए पूछेगा, ठीक है, तो उस केस में आपको कितना बताना है। ओपन कास्ट में जनरली 300 मीटर होता है। लेकिन अगर ओपन कास्ट में ये पूछे कि आप ओपन कास्ट चला रहे हैं और बकेट व्हील एक्सकोवेटर चला रहे हैं, और स्पेशली पूछे बकेट व्हील एक्सकोवेटर चला रहे हैं, तो 1000 मीटर हो जाता है ट्रेलिंग केबल का लेंथ, ठीक है। इसके बाद अगर ड्रैग लाइन का पूछ दे, अगर आपसे ड्रैग लाइन का पूछ दे तो 600 मीटर होता है ट्रेलिंग केबल का लेंथ। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल प्लान जो बनता है, इलेक्ट्रिकल प्लान जो बनता है, ठीक है, वो किस रेशियो पे बनता है, तो 1:2000 रेशियो पे बनता है। इलेक्ट्रिकल प्लान जो होता है वो 1:2000 रेशियो पे आपका बनता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, हमको लगता है मैंने पूरा पोर्शन आपका जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने पूछे गए हैं आज तक ना, वो मैंने सब आपको करवा दिया है, और तो कुछ बचा नहीं है, डिटेल में है। बाकी इतना से आपका आराम से बीसीसीएल में क्वेश्चन आएगा, और डीजीएमएस में भी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
बाकी क्लासेस में तो मैं डिटेल में कराता हूँ, बट अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में करा नहीं सकता, समय का दिक्कत। चलिए, ओके, कुछ छूटा तो नहीं है। मैं एक बार पलट पलट के देख लेता हूँ भाई किताब में। तो कमेंट सेक्शन खुला है, लड़के लोग दरबार में भरी सभा में बोलते हैं, सर ये छोड़ दिए हैं आप, सर वो नहीं बताएं आप, सर ऐसा कैसे करते हैं सर आप। ठीक है, तो देखना पड़ता है ना? चलो ठीक है, आपसे मैं सीखता हूँ। आप कमेंट करो, बताओ, तभी तो मैं देखूंगा, तभी तो मैं सीखूंगा। ठीक है, इसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, नेगेटिवली नहीं लेता। ओके, आपका प्यार है कि आप कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। आप देख रहे हो तभी तो आपको पता चल रहा है कमी क्या है। चलिए, अगर आप माइनिंग सरदार की ओवरमैन की फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी इसमें पूरा मिल जाएगा, फुल एक्सेस नो लिमिट के साथ। लाइव क्लासेस भी मैं रेगुलर कराता हूँ, रेगुलर मतलब बीच बीच में, क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मैं पूरा डाल चुका हूँ। एमसीक्यू, पीपीटी, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो 6200 670 155 पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। अगर आप मेटल माइनिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप माइन फॉर्मिंग की तैयारी कर रहे हो, माइनमेट की तैयारी कर रहे हो, ब्लास्टर की तैयारी कर रहे हो, तो मेटल माइनिंग का जो फी रखा गया वो मात्र 600 रुपये है, ओनली 600 रुपये है फुल कोर्स का, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा और वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद मिला होगा। अगर मदद मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए, देख के मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।